नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड एसपी मलिक साहब, विशिष्ट सेवा मेडल। सबसे पहले कर्नल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, धन्यवाद। जी सर, स्वागत। सर, हमारा विषय आज जरा हम आपके साथ पाकिस्तान पर बात करेंगे, जी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो कि आतंकी घटना के बाद भारत की सेना ने चलाया, वो अभी जी भी पॉज़ बटन पर है। यानी जी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, बस वो ऑन होल्ड है। लेकिन सर, जी इससे पहले ही कल की एक घटना है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक कोर्ट का, और जी वहां पर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी वो कल पेश हुए, और पेश होने के बाद उनको जमानत मिली, उन्होंने बॉन्ड भरा। ये जी सब नेताओं के लिए या किसी भी आदमी के लिए कोर्ट कचहरी सामान्यतः एक नॉर्मल चीज है। जी लेकिन सर, अगर मैं यहां पर बात करूं कि आखिर राहुल गांधी क्यों गए थे, राहुल गांधी कोर्ट से जमानत क्यों लिए, तो सर आपके सामने इसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने भारतीय सेना के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी, और जी कांग्रेस का ये पुराना चरित्र है सर। चाहे वो सत्ता में रही हो तो कांग्रेसी इकोसिस्टम कभी हमारे सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा, कभी सेना को रेपिस्ट, इस तरह की चीजें उनका इकोसिस्टम करता रहा है। लेकिन 11 सालों से जब से विपक्ष में आई है कांग्रेस, तब से राहुल गांधी ने आगे बढ़कर ये मोर्चा खुद संभाला हुआ है, और सेना का जब तब अपमान करते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है। हालांकि आज की हमारी आपकी चर्चा का भी ये दुर्भाग्य है कि हमें, जब हम भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और आप जैसे विशिष्ट सेवा मेडल धारी से बात कर रहे हैं, तो हमें सेना के अपमान में जमानत पाए राहुल गांधी से ये चर्चा की शुरुआत करनी पड़ रही है। मैं नहीं जी चाहूंगा बिल्कुल भी कि आप उस पर अपनी तुच्छ टिप्पणी भी दें, क्योंकि आपके लिए ये कम से कम उस राहुल गांधी के इस कृत्य को एड्रेस करना भी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय सेना के किसी पूर्व सैनिक को, आप जैसे जांबाज सैनिक को, कहीं शोभा देता है। तो सर, मैं आपसे उस पर कोई बात ही नहीं करूंगा। जी मैं आता हूं जरा ऑपरेशन सिंदूर पर। इधर सर, जब से पाकिस्तान को सबक सिखाया है हमारी सेना ने, उसके जी बाद से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अब कम से कम कुछ समय के लिए ठंड आएगी उसको, लेकिन ठंड आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आसिफ मुनीर के अंदर वो कौन सा तंत्र है, कौन सा जंतु है जो अगले को आराम नहीं करने दे रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगस्त के महीने में एक बार फिर कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश में है, तरकीब में है, और इसके लिए बाकायदे आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ, इनकी मीटिंग हुई है। और ऐसा खुलासा ब्रिटेन में रह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के ही एक एक्स मेजर ने की है। जी सर। जी 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 अवनीश जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपको, आपका इस वीडियो के लिए बुलाने के लिए मुझे। दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे आपने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की बात की, आर्मी जो है अबाउट पॉलिटिक्स होती है। हम किसी भी पॉलिटिक्स में, चाहे हम रिटायर हो जाएं चाहे सर्विंग हैं, उस पॉलिटिक्स से बाहर रहते हैं। हम अपना कर्तव्य करना जानते हैं, निष्ठा के साथ करना जानते हैं, और देश के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। अब बात आती है पाकिस्तान और हमारे जो रिश्ते हैं। देखिए, जो आप रिटायर्ड मेजर राजा हैं, उन्होंने जो खुलासा किया है आसिम मुनीर के बारे में, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि ये जो पहलगाम अटैक था, ये उनका मास्टरमाइंड था। उनकी और उनके आईएसआई चीफ की मिली भगत से ये प्लानिंग की गई थी, जिसमें एक पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल कमांडो भी इन्वॉल्व था, जो रिटायर हो चुका था। लेकिन वो बहुत सी वहाँ तंजीमें हैं, उन्होंने उस तंजीमों को, उनमें से एक को ज्वाइन कर लिया, और वो इस हमले को अंजाम देने के लिए वहाँ एक हफ्ते पहले जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, उससे अभी खुलासे हो रहे हैं कि उसका अता पता आसपास देखा गया था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, जो भी अटैक हुआ है
वो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट उसमें है, उसको हम भारत ने सिद्ध भी कर दिया है। और पाकिस्तान की अगर इन्वॉल्वमेंट है, और जहां तक उसके कुछ आर्मी के जवान भी इन्वॉल्व थे, वो आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ की सहमति के बगैर नहीं हो सकता। देखिए, आसिम मुनीर अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उधर ऊपर से उनके प्रधानमंत्री शहबाज साहब ने भी उनको फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया है। कोई उनसे ये सवाल पूछे आसिम मुनीर से या उनके प्राइम मिनिस्टर से, किस चीज के लिए? कि अपने 11 एयरबेस तोड़वाने के लिए, आपकी जो एयर पार थी उसको बिल्कुल निस्ते नाबूद करके इनफेक्टिव करने के लिए इनको ये फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। अब जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एक और ऑपरेशन का नाम दिया है जिसके लिए उनको फील्ड मार्शल से नवाजा गया है, वो है बुनियाने मारसूस। यह एक ऑपरेशन है जो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के अगेंस्ट में अफगान बॉर्डर के एरिया में इन्होंने चलाया है, जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बस उसमें भी इनको कामयाबी नहीं मिली। रोजाना इनकी सेना पे अटैक हो रहे हैं, और लेकिन उसके लिए इनको फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया है। ये एक बड़ा ही सवाल उठता है कि एक तो फील्ड मार्शल हमारे मानेकशॉ साहब थे, जिन्होंने 93,000 सैनिकों का सरेंडर करा करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक दूसरा देश आजाद करके, उसको बोलते हैं अचीवमेंट। इनकी कहीं भी आप अचीवमेंट्स को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जनरली बोलते हैं वो एक ऑपरेशन बुनियाने मारसूस है, उसके लिए अभी दे दिया गया। पहले था उनका बहुत अच्छा योगदान था ये जो अपने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके हाथ से सब चीजें निकल रही हैं और धीरे धीरे निकलती जा रही हैं और आर्मी का कंट्रोल हो रहा है। उधर से आपका अपने पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डाल करके इन्होंने अपनी और बला को जो है सिर पे ले लिया है, और उन्होंने आह्वान किया है अभी 5 अगस्त तक का, जबकि उनके 2 साल पूरे होंगे, वो फिर से वही ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे जैसे इनके कोर कमांडर का घर तोड़ा था, फौज को जूते मार करके वहां से भगा दिया गया था। वही सिचुएशन अभी दोबारा आने वाली है। तो अवनीश जी, पाकिस्तान आर्मी अपना जो है ना फेस सेविंग के लिए ये सब चीजें कर रही है, बाकी उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। जहां तक उनके पॉलिटिकल सेटअप की बात है, उनकी आर्थिक हालत की बात है, वो किसी से छुपी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की बात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं मान रहा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात उसके कोर कमांडर नहीं मान रहे हैं। एक तरह से क्याओस हो रहा है, वहां किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज अ रडरलेस शिप। जी अवनीश जी, ये इतना ही मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान के बारे में। मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के लिए इतना पर्याप्त भी है, हमने उनको समय दिया, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। अब सवाल ये उठता है सर कि पाकिस्तान जो अपने जन्म के तुरंत बाद से लेके और अभी आज जब आप डिस्कस कर रहे हैं, तब भी कम से कम भारत के खिलाफ षड्यंत्रों की वहां पर कभी कोई कमी नहीं रही है। इसलिए हम ये मान के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान नहीं सुधर सकता जब तक कि वो है। अब वो उसका आगे क्या होगा ये ऊपर वाला जाने। सवाल ये होता है सर कि अब हम आते हैं अपनी साइड। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट वन में हमने दुनिया को दिखा दिया, हमने चीन के हथियारों को किस तरीके से धता बताया, हमने तुर्की को उनके रक्षा उत्पादों को हमने सबक सिखाया, यहां तक कि सैम अंकल अमेरिका को भी हमने इस कदर उनके जो है तमाम दिए हुए उपहार जो उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री को दिए थे वो सब हमने धता बता के दिखा दिया पूरी दुनिया को। हमारी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में जो ऊंचा स्तर भारतीय डिफेंस सिस्टम का हमने देखा, चाहे वो आत्मरक्षा का हो, चाहे हम जैसे नागरिकों की रक्षा का हो,
या अटैक करने का हो, आप कोई भी फील्ड छोड़ नहीं सकते। दूसरा, सेना की तीनों विंगों की हरकतें हमने इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया। जी। सर, क्या ये एक ऐसा ऊंचा प्रतिमान है कि जो अब पॉइंट टू स्टार्ट होगा भारतीय सेना के लिए? क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को पाज करते समय हमने ये स्टैंड लिया, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वार। तो ये माना जाए कि जो पराक्रम हमने ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज के दौरान दिखाया, हमारा स्टार्ट पॉइंट भी अगर कुछ होगा तो वही अस्तर होगा अगर कुछ भी ऐसी हरकत हुई। सेना की तैयारियां सर। जी अवनीश जी, ये तो ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑब्जेक्टिव था वो एक ट्रेलर था। पिक्चर बहुत मजबूत होगी, उससे भी बढ़ के होगी। ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेलर में ही हमने दिखा दिया क्या तुर्की के ड्रोन हैं, क्या चाइना की PL-15 मिसाइल है, क्या उसके एयरक्राफ्ट हैं, इवन जैसा आपने कहा क्या अमेरिका के F-16 लड़ाकू जहाज हैं। सब का रिजल्ट हमने सब दुनिया के सामने रख के दिखा दिया है कि ये कितने इफेक्टिव हैं। भारत के सामने ये बिल्कुल नहीं टिक सकते हैं। अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है जिसमें भारत को बहुत ऊंचा दर्जा मिला है। जो अपने आप को सूरमा समझते थे, फन्ने खां समझते थे, उनके अस्त्र शस्त्रों को हमने ध्वस्त करके और अपने जो मेक इन इंडिया वेपन से ये दिखा दिया कि हम कितने मजबूत हो गए हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी, दूसरे देशों को भी वो हथियार देने के लिए। ये तो बात हुई अटैक की। अब आत्मरक्षा की, आत्मरक्षा S-400 किसी से छुपा नहीं। उसके ऊपर सोने पे सुहागा था अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें हमने इमेजिनरी एयरक्राफ्ट दिखा करके उनकी जो चाइनीज मिसाइल्स हमें क्यों पड़ी हुई मिली वो वहां पे, क्योंकि कोई टारगेट था नहीं जिसको वो स्ट्राइक करके वो भी ध्वस्त हो जाए, टारगेट को भी ध्वस्त कर दे। तो वो इसीलिए हमें पड़ी हुई मिली थी कि वो जो इमेजिनरी टारगेट्स हमने दिखाए थे उनकी वजह से ऐसा चकमा दिया और हम पहले ही दिन 22 मिनट में ही अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करके सक्सेसफुल हो गए थे, जिन्हें हमारे जो जहाज थे, लड़ाकू जहाज, उनको पाकिस्तान की एयर डिफेंस देख भी नहीं पाई, भांप भी नहीं पाई। अगर देख भी पाई तो वो इमेजिनरी टारगेट्स जो हमने क्रिएट किए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे, उन्हीं के धोखे में रह गई और वहां से अपनी अनाउंसमेंट शुरू कर दी उन्होंने। हमने भारत के 5 जहाज गिरा दिए। उनको वैसे ही नजर आते थे रडार पे जैसे जहाज हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हमारे जहाजों के 100 मीटर की एक जो है रोप लगा करके उस जो एपरेटस को हमने फ्लाई किया और वो उनको उनकी राडार पे दिखाई दिया और उस पे उन्होंने निशाना ले करके अपनी मिसाइलें दागी जो बिल्कुल बेकाम हो गई, जो किसी भी टारगेट पे हिट नहीं हो पाई। ये हमारी आत्मरक्षा की बात हो गई। देखिए अवनीश जी, जैसा आपने बताया कि शुरू 1948 से शुरू होकर के आज 2025 में आ गए। कबाइलियों का अटैक, फिर बॉर्डर स्क्रिमेसेस, फायरिंग, उसके बाद 65 की लड़ाई हुई, फिर 71 की लड़ाई हुई, फिर अब 99 में कारगिल युद्ध हुआ। कहीं भी तो पाकिस्तान ने अपना कुछ नहीं दिखाया है, हमेशा हार खाई है, मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी खाता रहेगा। पहले तो शायद उसकी स्थिति मजबूत थी, अब तो वो बिल्कुल उसकी आर्थिक हालत और मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्कुल जर्जर हो गई है। वो किसी लड़ाई लड़ने के लायक ही नहीं रहा है। ये तो जन बाजवा ने ही पहले स्टेटमेंट दे दी थी तो हमारे टैंक के पास इतना डीजल नहीं है कि हम लड़ाई लड़ सकें, तो उसके बाद तो अभी उनकी और भी हालत खास्ता हो गई है। वो इस लायक नहीं है कि भारत के सामने खड़े भी हो पाए। और ये ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा दिया गया। क्या कभी ऐसा होता है किसी के 11 एयरपोर्ट को एकदम से ध्वस्त करके उनके एयर पार को ही खत्म कर दिया,
उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही ऐसा कर दिया कि वो अंधे हो गए, ब्लाइंड हो चुके हैं, वो ना देख सकते हैं ना रोक सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा मेरे ख्याल से तो और कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने ये सब उदाहरण पेश हो चुके हैं। जी अवनीश। बिल्कुल सर। और हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते सेना की गतिविधियां, सेना की तैयारियों पर ऐसी स्ट्रेटेजिक चीजें हम बात भी नहीं करते, हमें करना भी नहीं चाहिए। यही जी हमारी गंभीरता है और यही हमारा राष्ट्र प्रथम की भावना है। आपने जी जिन ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, मैंने एक वीडियो किया था सर, और वंशी एक ऑब्जेक्ट का नाम था, एक ऑब्जेक्ट का नाम था लक्ष्य। तो जी लक्ष्य और वंशी जो बिल्कुल उसी तरीके की तरंगे पैदा करते थे रेडर सिस्टम को, कि कोई सुपरसोनिक विमान आ रहा है, कोई भारत का ऐसा जहाज आ रहा है, और यही हुआ। तो मैंने बड़े प्यार से लक्ष्य भैया कहा था, मैंने बड़े प्यार से वंशी भैया कहा था कि हमारे वंशी भैया, हमारे लक्ष्य भैया, और एक तीसरे भैया हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 ऑब्जेक्ट थे सर। वो वीडियो जी काफी लोकप्रिय हुआ था प्रारंभ जी पर। निश्चित तौर पर ये पराक्रम तो भारतीय सेना ने इस कदर दिखाया है कि हम एक नागरिक के तौर पर, जैसे कहते हैं ना, लंबी चद्दर तान के सो जाओ, लेकिन उसी के साथ साथ सर, हम हमेशा कहते हैं हमारी सेना हमारे साथ है, हमारी सेना हमारे लिए है, हम हमारी सेना के साथ हैं। वो सब ठीक है सर। क्या कभी सेना के तरफ से, क्योंकि आप एक सर्विंग मिलिट्री मैन रह चुके हैं, विशिष्ट सेवा मेडलधारी हैं, मैं आपके रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा आपसे ये पूछूंगा कि कभी जब इस तरह नेता अपमान करते हैं सेनाओं का, जब इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो सर आप लोग भी तो आदमी हैं सर, दिल तो होता है अंदर। कभी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लगता है, कभी निराशा की भावना आती है? मैं डीमोटिवेशन की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, हमारी सेना कभी डीमोटिवेट नहीं हो सकती, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक कर्नल के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में कभी ऐसा तो लगता होगा सर हमारे जवानों को, हमारे अधिकारियों को, ये क्या चल रहा है? जी अवनीश जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। आदमी उसी हड्डी और मांस के बने हुए, हमारे अंदर भी भावनाएं हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया, आर्मी अबाउ पॉलिटिक्स होती है, उसी तरह से आर्मी जो है अबाउ डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन अबाउ होती है। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के टाइम पे हमारे जवानों पे थप्पड़, मुक्के, लात चलती थी। क्या हमारे जवान इतने भी काबिल नहीं थे उसको वहीं पे ही निपट के आ जाएं? बिल्कुल थे। लेकिन एक सहनशीलता है, एक शालीनता है हमारी फोर्स की। हम एक्सटर्नल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें ट्रेनिंग दी गई है, इंटरनल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पुलिस होती है। हम अपने कानून कायदों से कभी भी दूर नहीं होते हैं, हम उनको मान के चलते हैं। इवन जब दोनों जब दोनों देशों की लड़ाई होती है, उसमें भी एक जिनेवा कॉन्वेंशन है जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और पालन करते हैं। अगर कोई हमने प्रिजनर ऑफ वॉर कैद कर लिया है तो उसको हम बड़ी इज्जत के साथ ट्रीट करते हैं। ये उदाहरण 1971 की लड़ाई में हुआ था, जहां 93,000 ऑफिसर जेसी और उनके जवान पकड़े गए थे। वहां पे इवन हमारे फील्ड मार्शल तब जनरल मानेक शाह खुद उनके लंगर में जाके उनका खाना चेक किया, उनके बाथरूम में जाके टॉयलेट्स को साफ हैं या नहीं है। कौन सी कंट्री में कौन सा चीफ ऐसा करेगा? ये एक भारतीय सेना की महानता है, जहां की उसका सबसे बड़ा हेड जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जा करके जवानों से पूछता है, बच्चों क्या हाल है, खाना ठीक मिलता है? और इसी पे एक उनके जेसीओ ने, मुझे याद आ गया, बोला साहब अब मुझे पता चला कि भारतीय सेना क्यों जीती है, उसका यही कारण है। जी अवनीश। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मतलब मुझे निराशा होती है कि जब सेना पर बात किया जाए, सेना के किसी पर्सनल से बात की जाए, तो ये दुर्भाग्य है कि इस तरह की बातें भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा माहौल है, और दुर्भाग्य से वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश पर 65 साल राज किया है। लेकिन यहीं पर ये चरित्र दिखाता है कि आज जिनकी सरकार है,
सबसे ज्यादा लंबे समय तक विपक्ष में इस देश के वो बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल। कभी एक भी ऐसा मौका याद नहीं आएगा जब आज सत्ता में बैठे हुए लोग जब विपक्ष में थे तब कभी सेना पर आरोप लगाया हो, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए हो, सेना के शौर्य पर कोई दाग लगाने का काम किया हो। ये होता है संस्कारों का फर्क, और यहीं पर राजनीतिक संस्कार बता दिए जाते हैं, दिखा दिए जाते हैं। सर, अगर पाकिस्तान ने कोई न्यूसेंस किया तो अब तो केवल हमें रिमोट का वो पास बटन है उसको एक बार और दबाना है और ऑपरेशन सिंदूर उसी तीव्रतम रफ्तार से शुरू हो जाना है। तो देखते हैं, हालांकि नागरिकों के तौर पर, हम नागरिकों के तौर पर हमें भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा जो रजा ने खुलासा किया है, एक्स मेजर आर्मी पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि अगस्त के महीने में ये प्लान हो रहा है। तो निश्चित तौर से हमें अपनी सेनाओं, अपनी एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, और उसी के साथ साथ हमें ये भी पूरा भरोसा है कि हम भारतीय भी अपनी सेना के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान ने अगर कोई भी हिमाकत की, वो सुधरने वाला है नहीं, लेकिन हम भी तब तक उसको कूटेंगे जब तक वो पूरी तरीके से सुधर न जाए या फिर बिखर के अपना अस्तित्व खो दे। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और कर्नल एसपी मलिक साहब को दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।